राधिका, उसके दरवाजे पर विद्या खड़ी थी। मेरे कारण तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, विद्या ने कहा। तब राधिका ने घूमकर विद्या का सामना किया। सदा संयत दिखने वाला विद्या का चेहरा इस समय भी बड़ा सधा हुआ था। राधिका ने बहुत कुछ कहना चाहा, पर उसका गला रुंधाया। 2 क्षण के बाद उसने विद्या की ओर पीठ कर ली और उसके हाथ व्यस्त हो गए। क्या हम दोनों अच्छे मित्रों की तरह नहीं रह सकते? विद्या ने मंद स्वर में कहा। मुझे मित्र नहीं चाहिए, राधिका ने भीचे गले से कहा। मेरी बात सुनो, आप बेकार ही अपना समय बर्बाद कर रही हैं। राधिका चाह रही थी कि उसकी आवाज़ में खींच और रुलाई न हो, पर वह सफल न हुई। विद्या के चले जाने के बाद वह कुर्सी पर बैठ गई और आंचल से उसने मुंह ढांप लिया। पलंग पर उसकी चीज़ें बिखरी रही। वह जान रही थी कि अब कभी भी कुछ पहले जैसा नहीं हो पाएगा। उसे बार बार आश्चर्य होता कि पापा को विवाह की बात सूझी ही कैसे। कम से कम 20 वर्ष तो बड़े होंगे ही विद्या से, और विद्या भी यह जानते हुए कि पापा की बड़ी बड़ी 2 संतानें हैं, इस विवाह पर। भवानी ने आकर उससे पूछा कि वह रात को भोजन क्या करेगी। साहब विद्या बीबी के घर पर आमंत्रित हैं और कुछ देर पहले साथ साथ नीचे चले भी गए हैं। कुछ नहीं, राधिका ने कहा। पर वह गया नहीं। सामान को बिखरे देख पूछने लगा, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ। कहाँ? इसका उत्तर राधिका के पास न था। फिलहाल उसने बड़दा के पास ही जाने को सोचा था। बड़दा इस विवाह को न होने देंगे, ऐसा उसका विश्वास था। बस तो कल सुबह मिलेगी, भवानी ने बताया। कल ही जाऊंगी, राधिका ने कहा। तो तनिक बाहर जाओ, बिस्तर वगैरह ठीक कर दें। राधिका को उठना पड़ा। वह बरामदे में आकर खड़ी हो गई। खूब नीचे रिबन की तरह सड़क पड़ी थी और छोटे छोटे पुतलों की तरह लोग आ जा रहे थे। अभी सुबह तक वह स्वयं इस स्वतंत्र निश्चिंत जनसमूह का एक भाग थी। वह सुबह अब कितनी दूर और किसी जन्म में घटी सी लग रही थी। नीचे घाटी में कहीं कहीं बत्तियां जलने लगी। राधिका के देखते ही देखते सारी पहाड़ी सड़कों पर बिजलियां जल उठी एक साथ। राधिका ने 1-2 बार लंबी सांसें ली। पापा केवल पिता, लेखक, वकील बनकर ही संतुष्ट नहीं थे। यह उसके सामने स्पष्ट था। वे जीवन में परिपूर्णता चाहते थे, एक युवा शरीर का साथ। और इसी बोझ से राधिका के मन में घोर वितृष्णा भर उठी। यह उन्हें सूझी क्या? राधिका ने कई बार सोचा, अगर उनकी मनोनीता प्रौढ़ा आयु की वात्सल्य से पूर्ण स्त्री होती तो शायद राधिका उसे स्वीकार भी कर लेती। पर विद्या औसत स्त्रियों से अपेक्षाकृत लंबी थी। साथ ही अधिक रूप से स्वतंत्र होने के कारण उसके कपड़े काफ़ी महंगे पर सुरुचिपूर्ण होते थे। इस पर भी उसका ध्यान गया था। जीजी को कोई पुरुष अपने उपयुक्त नहीं जचता, रमा ने यह कई बार कहा था। बहुत नए करने पर भी भवानी ने थोड़ा सा वेजिटेबल सूप लेने पर बाध्य कर ही दिया। ठंड बढ़ जाने पर भी राधिका अंदर नहीं गई, पाँव समेटकर कुर्सी पर ही बैठी रही। भवानी शाल दे गया। उसे खोलकर उसने अपने ऊपर ढांप लिया। वह चाहती थी कि पापा जब खूब देर से लौटें तो उसे ऐसे ही बैठा पाएं और तब समझे कि उन्होंने उसे कितना आहत किया है। दूसरी ओर मन में यह भाव भी था कि वह दयनीय स्थिति में अपने को दिखाकर क्यों उनमें करुणा जगाना चाहती हैं। क्यों नहीं वह 19 साल की स्वतंत्र युवती की तरह सूटकेस लेकर कहीं चली जाती, बिना अपना पता ठिकाना दिए। तब पापा को पता चलेगा। बैठे बैठे वह अंत में सो ही गई। शायद पापा जल्दी ही लौट आए होंगे, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसकी पलकें केवल 5 मिनट झपी हैं। पर कुर्सी पर बैठे बैठे उसका सारा बदन अकड़ गया था। बेटा राधिका, पापा ने बहुत मंद स्वर में कहा। राधिका ने पाया कि उसका दायां पैर सुन्न हो गया है। अंदर चलकर ठीक से सो जाओ, यहाँ ठंड लग जाएगी, कहकर उन्होंने बरामदे की बत्ती जला दी। राधिका ने उठने की कोशिश की, पर लड़खड़ा गई। फिर वह दायां पैर घसीटती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ी। पापा उसके साथ आए, आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैं चाहता हूँ तुम विद्या से सभ्यता से व्यवहार करना सीख लो। तुम दोनों को अब साथ ही रहना है। राधिका ने आहत आंखें उठाई। कुछ समय पहले अंधेरे में पापा का स्वर सुनकर उसे लगा कि पापा अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनकी बातों से राधिका के जीवन में भूकंप सा आ गया है। पर पापा के ईश्वर ने उसका वह भ्रम दूर कर दिया। मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी, उसने कुछ तीखे स्वर में कहा।
पापा उसकी ओर सीधी दृष्टि से देखते रहे। फिर उन्होंने उठते हुए बड़े संतुलित स्वर में कहा, मुझे आशा है कि तुम जल्दबाजी में कुछ न करोगी। अपने पीछे उन्होंने राधिका के कमरे के दरवाजे उड़का दिए और उनके पदचाप दूर होते गए। बड़दा और भाभी की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। भाभी, जिन्हें हमेशा यह भय था कि कहीं पापा या राधिका उनके पास आकर जम न जाए, शायद कुछ आश्वस्त हुई। बड़दा को खबर मिली थी, पर वे विद्या के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर वे अपने ससुराल के बिजनेस में इतना लिप्त थे कि पापा से उन्हें लेना देना ही क्या था। इसी व्यवहारिक बुद्धि के वश उन्होंने राधिका को राय दी कि वह लौटकर एक अच्छी लड़की की तरह घर में रहे। उन्हें पापा का इस आयु में विवाह करना अच्छा नहीं लगा था, पर वे इस बात का कसकर विरोध भी नहीं करना चाहते थे। राधिका ने कुछ दिन रहने के बाद अनुभव किया कि भाभी जब तक यही प्रसंग छेड़ देती है कि अब राधिका को पापा के पास ही रहना चाहिए। इसी बीच राधिका का परीक्षाफल आ गया और वह आशानुसार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण भी हो गई। बड़दा के घर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, शाम तक बधाई का एक तार अवश्य आया विद्या की ओर से, और कुछ दिनों बाद ही एक पार्सल भी, जिसमें एक साड़ी थी। राधिका ने पार्सल खोलकर वैसे ही छोड़ दिया। यद्यपि भाभी कई दिन तक उसी डिजाइन की साड़ी की तलाश में डोलती रही। अब आगे क्या करोगी? एक दिन शाम को लॉन में बैठे हुए बड़दा ने पूछा। बड़दा की यह कोठी हाल ही में बनी थी। वे लॉन में भी बैठते तो कोठी की तरफ मुंह करके। लॉन की घास की कटिंग उन्होंने एक ऐसी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से मंगाई थी जहां घास हमेशा न्यूयॉर्क से आती थी। लॉन सचमुच बढ़िया था, पन्ने के रंग का दूर तक फैला मुलायम गलीचे सा। बड़दा विदेश यात्रा के बाद से रोज शाम स्कॉच पीने लगे थे। इस समय उनका दूसरा दौर चल रहा था। भाभी वहाँ नहीं थी। मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, राधिका ने कहा। तुम्हारी भाभी की राय है कि तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। मैं खुद भी सोचता हूँ कि पापा को इस विषय में लिखूं। राधिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप दूर चार दीवारों को ताकती रही। मुश्किल तो यह है कि इन सब बातों में समय लगता है, तब तक तुम्हारा खाली बैठना भी ठीक नहीं। राधिका ने उनकी बातें सुनना छोड़ दिया। उनका ऑरेंज स्क्वैश देर का ख़त्म हो चुका था। पी लेने के बाद बड़दा का चेहरा प्राय लाल हो आता था और उन्हें बार बार माथे का पसीना रुमाल से पोंछना पड़ता था। राधिका को लगा कि बड़दा कभी कभी पापा से बहुत मिलते हैं, पर पापा के चेहरे पर जो परिष्कार है वह आराम से जी हुई जिंदगी के कारण बड़दा में नहीं आ पाया है। विवाह उनका इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलते ही हो गया था। अब उनके दो बड़े बड़े बच्चे हैं, वीणा और विवेक। भाभी पिता की अकेली संतान है और बड़दा ने विवाह के बाद से ही ससुर का कारोबार संभाल लिया। 2 मीलें, एक शुगर फैक्ट्री, ट्रकें, सिनेमा हाउस और भी न जाने क्या क्या। बड़दा का विवाह भी पापा का कराया हुआ नहीं था। इसी तरह उन्होंने भी अचानक सूचना दी कि उन्हें एक लड़की पसंद आ गई है और वे शीघ्र ही विवाह करना चाहते हैं। पापा राधिका को लेकर जब विवाह में सम्मिलित हुए तो राधिका भाभी को देख बार बार यह सोचती रही कि पसंद आने लायक बात बड़दा को क्या लगी। यह बात नहीं कि वह देखने सुनने में अच्छी न थी, पर प्रारंभ से ही पिताजी की अकेली बेटी होकर बेशुमार दौलत लाने का जो अहंकार उनमें था वह राधिका से सहा न जाता। पापा की कई चिट्ठियां बड़दा के पास आई कि राधिका को अब चले आना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अगर आगे पढ़ना है तो अभी से विषय आदि निश्चित करना होगा। देर करने से बाद में झंझट ही होगा। चूंकि पत्र बड़दा को लिखे थे, इसलिए राधिका ने उनका उत्तर नहीं दिया। मसूरी से लौटते हुए पापा विद्या के साथ कुछ समय को बड़दा के पास रुके। विद्या के सामने पड़ बड़दा कुछ अप्रतिभ से हो जाते हैं, यह देख राधिका को बड़ा आनंद आया। भाभी तो जैसे बौखला ही गई थी। उनके सारी शान शौकत से विद्या बिल्कुल अप्रभावित सी ही जान पड़ती थी। फिर इस शांत रूप उज्ज्वल दीप शिखा सी समवयस्का सास की कल्पना उन्होंने भी न की होगी। जब पापा ठीक सामने न होते तो राधिका उनके मुख पर यह खोजने का प्रयत्न करती कि क्या वे सचमुच सुखी हैं। उनके चेहरे में उसे कोई अंतर न दिख पड़ता। वही प्रशस्त ललाट, घनी भौं के नीचे प्रतिभा दीप्त आंखें, आँखों के आसपास नन्ही नन्ही असंख्य सिकुड़ने, वही विचार मगन मुंह, और जब कभी मुस्कुराना तो पूरे चेहरे पर धवल ज्योति का बिखर जाना। एक संध्या वे सभी लॉन में बैठे थे, सिवा राधिका के, जिसे भाभी ने नौकर भेजकर बुलवा लिया था। वह कुछ अन्न खाकर उठी थी। अंधेरे एयर कंडीशन कमरे में पड़ा रहना उसे अच्छा लग रहा था।
और फिर वह पापा के और विद्या के सामने भी न पड़ना चाहती थी। वह आकर कुछ अलग पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। सुबह से ही वह हल्के रंग की आरकंडी की साड़ी पहनी थी, जो इस समय तक काफ़ी सलवटों से भर गई थी। विद्या और भाभी दोनों ही अपने अपने अनुसार काफ़ी बनी संवरी थी। विद्या सफ़ेद चिकन की साड़ी व ढीले ढाले जूड़े में, भाभी ने इस समय कुछ अधिक ही मेकअप थोप लिया था। हम लोग तुम्हारे विवाह की बातें कर रहे हैं, यह सुनकर राधिका ने भाभी की ओर देख भर लिया। इनका बड़दा का इशारा विद्या की ओर था। वे असमंजस में रुक गए कि पिता की पत्नी को क्या कहकर संबोधित करे। इनका कहना है कि ऐसे जल्दी में किए गए विवाह से शायद तुम सुखी न हो, क्योंकि क्योंकि बड़दा रुक गए। यह प्राय देखा गया है कि जो लड़कियां इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होती हैं वे विवाह करके सुखी नहीं होती, विद्या ने धीरे धीरे समझाकर कहा। राधिका को एकदम क्रोध चढ़ आया, पर वह कुछ बोली नहीं। तभी उसकी दृष्टि पापा से मिल गई। पापा गंभीर थे, पर उनकी आंखों में एक पिघलतापन था जिसमें उनकी पुतलियां डूबी हुई थी। पहले हमेशा दोनों के बीच दूसरी मौन भाषा थी, जैसे कि दोनों के मस्तिष्क एक ही वेवलेंथ पर हों। पर अब पापा ट्यून इन नहीं थे, वे दूर थे, सबसे अलग और अपने में डूबे हुए। मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती, राधिका ने दृढ़ स्वर में कहा। विद्या और भाभी के बीच एक बड़ा अर्थ भरा दृष्टिदान हुआ। तब पापा ने कहा, राधिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। राधिका भक से जल उठी। जो आप चाहते हैं वही हमेशा क्यों हो? क्या मेरी इच्छा कुछ भी नहीं है? मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है, पर अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं जो चाहूँगी वही करूँगी। पापा चौंक गए, फिर उनका चेहरा कड़ा हो आया। राधिका ने कभी ऐसे उलटकर जवाब नहीं दिया था। राधिका, वर्जना के स्वर में बड़दा ने कहा, बस बहुत हो गया। आपने अपनी इच्छाओं के सामने कभी मेरी खुशी का ख्याल नहीं किया। बस अब आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें। वह आवेश में उठकर चली आई। भावावेग से उसे अपने गाल बेहद तपते हुए लग रहे थे। स्नानागार में ठंडे पानी की फुहार के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर भी क्रोध का ताप न मिटा। बाद में वह पापा के पास ही गई, पर तब जबकि विद्या ने स्वयं पत्र लिखकर बुलाया। तब तक भाभी भी काफ़ी परेशान कर चुकी थी और राधिका के पास कोई और चारा न था। यह बात नहीं कि गंगा पार वाली कोठी का रास्ता बड़ा दूर है या राधिका जाना नहीं चाहती, फिर भी इरादा करते करते उसे 2-3 दिन लग ही गए। और इस बीच मिलने वालों का एक ऐसा तांता कि राधिका की बिल्कुल इच्छा न होते हुए भी अपना सामाजिक दायित्व निभाना ही पड़ा। शंभू शायद चाय नाश्ता देते देते थक गया होगा। विद्या कम ही बाहर आई, जब तक कि मिलने वाले खास उसके भी परिचित न हुए। अधिकतर राधिका की पुरानी सहपाठनियाँ, फिर मोहल्ले पड़ोस के लोग और तब दूर के संबंधी, और उन्हीं से मिलना राधिका को थोड़ा टीडियस लगा। रिश्ते की ताई अपनी बहुओं और पोतों को लेकर आई और पूरे दिन रही। बीच बीच में राधिका से पूछ लेती कि खाने पीने की चीज़ों का वहाँ क्या भाव है। सिगरेट शराब तो राधिका पीने ही लगी होगी। और क्यों, क्या वहाँ वाले भी ऐसा ही रद्दी लाल गेहूँ खाते हैं, या अच्छा अपने लिए रख सड़ा गला इधर भेज देते हैं। तीसरे पहर उनके झपक जाने पर भाभी पास सरक आई और पूछा, अच्छा बीबी, इतने दिन उस मर्द के साथ रहकर भी बाल बच्चों से कैसे बरी रही? और मौका मिलने पर उसके पति ने भी जैसे चटकारे लेते हुए पूछ ही लिया कि क्या वहाँ सचमुच ऐसे क्लब हैं जहाँ लोग पत्नियाँ सप्ताहांत के लिए बदल लेते हैं। ताई के जाने के बाद राधिका ने बफरीन की 2 गोलियां खाई कि तनाव और सिरदर्द कुछ कम हो, और निश्चय कर लिया कि जैसे भी हो अगली सुबह वह अवश्य पापा से मिलने चली जाएगी। और रात के भोजन पर उसने विद्या से पूछ भी लिया कि कोई विशेष चीज़ पापा को तो नहीं भेजनी है। उस समय विद्या ने कुछ नहीं कहा, पर सुबह उठकर राधिका ने पाया कि न केवल विद्या ने स्कूटर रिक्शा बुलवा लिया है, बल्कि स्वयं साथ जाने को तैयार है। एक क्षण राधिका ने चाहा कि वह फिर सिरदर्द का बहाना कर रुक जाए, पर विद्या की उपस्थिति नहीं चाहती थी। पर दूसरे ही क्षण वह इस पलायनवादी झिझक से उबर गई और बड़े संयत भाव से जाकर स्कूटर में जा बैठी। एक शारदीय प्रभात था और पनसुट्ठी की शाखाओं पर धूप लेटी हुई थी। हल्की हवा सामने के नन्हे से हरसिंगार को बार बार हिलाती। हर बार 1-2 अटके हुए फूल नीचे गिर जाते। सड़क पर जाती हुई 2 भैंसों में से एक ने रुककर बड़ी बेफिक्री से कनेर के वृक्ष पर 1-2 बार मुंह मार लिए और फिर आगे बढ़ गई। जब से आई थी राधिका पहली बार घर से निकल रही थी। अशोक वृक्ष की पात
पीपल के नीचे सिंदूर पुते हुए हनुमान जी, मंथर गति से लौटते स्नानार्थी और मकानों पर के परिचित नामों के तख्ते पढ़कर उसे बड़ा मधुर सा विस्मय होता। रास्ते में जब 2 ऊँट भी मिले तो उसने स्कूल के दिनों की तरह अपने मन में कामना की, पापा से मेरा मिलना ठीक तरीके से हो जाए। फिर उसे अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला मनोकामना पूरी होने में बेचारे ऊँट क्या करेंगे। पर यह विश्वास वैसा का वैसा ही मन में जमा हुआ था, जैसे कि मंदिर में साड़ी का चीर या किसी पीर की समाधि पर धागा लटकाना। अंदर गेट में स्कूटर मुड़ा ही था कि राधिका ने देख लिया कि पापा सामने ही टहल रहे हैं। उन्होंने इधर देखा और रुक गए। राधिका ने एकदम पास पहुंचने से पहले ही ड्राइवर को रोकने को कहा और पूरी तरह रुकने से पहले ही उतर गई। विद्या ने उसे अजीब सी दृष्टि से देखा, यह जानते हुए भी कि वह हड़बड़ाते हुए पिता की ओर बढ़ गई है। पापा वहीं रुके खड़े रहे। राधिका ने पास पहुंचकर नमस्कार करते हुए भरपूर दृष्टि से पिता के मुख को देखा, एक झटके के साथ यह महसूस करते हुए कि वे पहले से काफ़ी दुर्बल और वृद्ध से दिख रही हैं। बाल करीब करीब सभी पक गए हैं, आंखों के नीचे काले साए हैं और चेहरे पर एक थकापन सा है इस ताज़ी सुबह भी। आप क्या बीमार थे? राधिका ने ही पहली बात शुरू की। नहीं। थोड़ा सा अंतराल। रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? उनके स्वर की दूरी और औपचारिकता से राधिका के पूरे शरीर में हताशा कंपन दौड़ गया, पर उसने प्रसन्नता को अपनी आवाज़ में भरने की चेष्टा करते हुए कहा, नहीं, तकलीफ़ क्या होती। तब तक विद्या भी स्कूटर वाले को विदा कर पास आ गई। पापा ने उसकी ओर उन्मुख होकर देखा। देखो जरा नाश्ते का प्रबंध करवाओ, भवानी अंदर ही होगा। बिना कुछ कहे ही विद्या अंदर की ओर चली गई। पोर्च के सामने एक बेंत की पुरानी सी कुर्सी पड़ी थी। पापा ने कहा, बैठो। आप बैठिए। और तभी एक दूसरी कुर्सी लिए अंदर से भवानी आता है। नमस्ते भवानी। जीती रहो बिटिया। मैं तो आज खुद ही शहर आने वाला था, अच्छा हुआ तुम ही आ गई। कुर्सी रखकर भवानी ने झाड़न से पोंछी और हर्ष भरी मुद्रा से पास खड़ा हो गया। अच्छी तरह रहे भवानी? हाँ बिटिया, तुम ठीक ठाक हो? पहले से दुबली हो गई हो। पापा की ओर दृष्टि डालते हुए राधिका ने कहा, मैं तो वैसी ही हूँ, पर पापा की ठीक देखभाल नहीं करते क्या? पापा दुबले हो गए हैं। भवानी के चेहरे पर से हंसी पूछ गई। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अरे बिटिया, और मुड़कर चला गया। पापा इस बीच बड़े निर्विकार से बैठे रहे। कभी कभी दाहिना पंजा फैलाकर उंगलियों के नाखून देखने लगे। दोनों के बीच जो सन्नाटा छा गया था वह दूर रेल की सीटी से कांपा और बिखर गया। यहाँ शहर वाली कोठी से 10 गुना ज़्यादा उजाड़पन था। पहले आम, कटहल, मीठे नींबू, शरीफे के पेड़ों का सघन वन चारों ओर था। अब पहली नज़र में ही राधिका ने जान लिया कि तमाम पेड़ कट गए हैं। केवल सामने यूकेलिप्टस के कुछ वृक्ष खड़े हुए हैं। कोठी को देखने से लगता है जैसे 10-12 बरस से पुताई नहीं हुई है। और इस वर्ष तो गंगा में पानी भी बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक रेत फैली पड़ी है और जल के किनारे थोड़ी सी सेवार उगाई है। पापा उसी की ओर देख रहे हैं। राधिका चुप बैठी है। उसके अंदर रुलाई घुटने लगी है, जिसे रोकने के प्रयत्न में भींचे हुए जबड़े दुखने शुरू हो गए हैं। चाय, भवानी ने बरामदे में निकलकर कहा। पहले पापा उठे। राधिका से कहा, चलो। आप चलिए, मैं अभी आई। राधिका ने मंद स्वर में कहा। वह कुछ देर अकेले बैठना चाहती थी, जैसे कि अपने गड़मड़ हो आए विचारों और वेग से हृदय मंथन करते अपने भावों को तरतीबवार लगा ले, और तब पापा की तरह संयत बन मुखौटा लगाकर चाय की मेज़ पर जा बैठे। कुछ देर बाद भवानी के दोबारा बुलाने पर उसे उठना पड़ा। पापा उसी विंग में अब भी रहते थे, पर शायद 2 ही कमरों में, क्योंकि राधिका को बचपन वाले कमरे में घुसकर ऐसा लगा कि वह किसी डाक बंगले में है। उसी तरह का एक वातावरणहीन, व्यक्तित्वहीन कमरा, बीच में बिना बिस्तर का लोहे का पलंग, एक पुराने स्टाइल की मेंढक आराम कुर्सी, दीवार पर 2 साल पुराना धूमिल पड़ा कैलेंडर, केवल घड़ोजी पर ताज़ा भरा घड़ा रखा था। नीचे साफ धुली चिलम थी और स्टैंड पर तौलिया। हाथ धो और थोड़ा सा पानी यूं ही लुढ़काकर राधिका ने सोचा, पापा को शायद उम्मीद न होगी कि मैं यहाँ आऊँगी, तभी तो उन्होंने कमरे में झाड़ू तक नहीं लगवाई। एक छोटे से बरामदे में चारों ओर शीशे लगवाकर जगह घेर ली गई थी। पहले भी वहाँ एक गोल मेज पड़ी रहती थी। पापा अक्सर रात में उसी पर काम करते थे। भोजन के समय उसी को खाने की मेज बना लिया जाता।
ताज़ी कॉफ़ी की गंध उस बरामदे में मंडरा रही थी। खुले दरवाजे से विद्या की साड़ी का छोर दिखा, दाहिने हाथ में कलछी। भवानी, साहब को बुलाओ, नहीं नाश्ता ठंडा हो जाएगा, विद्या ने कहा। उसका स्वर काफ़ी उत्फुल्ल था। फिर पापा भी आकर बैठ गए। भवानी ने नाश्ता लगा दिया। राधिका की ओर फलों की प्लेट सरकाते हुए पापा ने कहा, खाओ, यहाँ तो थोड़ा बहुत मिलेगा। भवानी तली हुई सासेज और अंडे की प्लेट लाया। उधर किचन की ओर मुख करके पापा ने कहा, तुम भी आओ ना विद्या। आई। विद्या भी आकर बैठ गई। तो वह सॉसेज तल रही थी जो पापा को सुबह नाश्ते पर पसंद है। तुम कुछ खा नहीं रही हो, पापा ने कहा। बात राधिका से कही गई थी। सुबह मैं केवल कॉफ़ी और टोस्ट लेती हूँ, और नाश्ता तो करके ही चली थी। पापा जिस जगह बैठे हैं वहाँ धूप ऐसे पड़ रही है कि दाईं कनपट्टी के बालों की सफ़ेदी अधिक उभर आई है, पर बाकी चेहरा उस चेहरे की सानुपातिकता और भी। पापा के होंठ एक क्रूर व्यक्ति के होंठ है और ठोड़ी एक दृढ़ व्यक्तित्व की द्योतक। यही दोनों राधिका ने पापा से ग्रहण की है, पर ललाट और आंखें माँ की हैं। राधिका को माँ की चमकीली काली आंखें याद है। उनकी बीमारी के दिनों में वह और भी चेतन, जागरूक दिखती थी, विभिन्न भावों के स्वच्छ दर्पण की तरह। अभी तो रहोगी? पापा पूछ रहे थे। नहीं, कल जाऊंगी, बिना सोचे ही राधिका के मुख से निकल पड़ा। किधर जाना है? वापस दिल्ली। फिर कोई कुछ नहीं बोला। विद्या कॉफ़ी के प्याले में चम्मच चला रही थी। केवल उसकी हल्की सी आवाज़। भवानी ने राधिका के प्याले में और कॉफ़ी डाली। कुछ काम है? पापा मंद स्वर में पूछ रहे थे। सोचती हूँ कि कुछ काम धंधा ढूंढूं, घर पर खाली बैठकर क्या करूँगी। राधिका ने प्याला उठाकर होंठों से लगाते हुए पापा को देखा। उसने अब जाना कि उसके अवचेतन में अब क्या था। उसे उम्मीद थी कि पापा उसके जाने की बात सुनकर शायद रोकने को कहें, शायद यह कहें कि राधिका उन्हीं के पास रहे और उनकी मदद करे। उसने यह भी सोच लिया कि यहाँ अकेले रहना उसे प्रतिकर ही लगेगा, पर पापा ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। अब तो तुम समझदार हो गई हो, और कुर्सी खिसकाकर उठ गए। अक्षय को रेस्तरां में घुसते हुए लगा कि उससे पहचानने में भूल हुई है। अभी 4-5 दिन पहले ही वह राधिका को ट्रेन में बिठाकर आया है। वह यहाँ कैसे हो सकती है? अंधेरे कोने में बैठी यह युवती कोई और ही होगी। पर पाल जाने पर उसे संदेह न रहा, राधिका ही थी। वह न जाने कब दिल्ली वापस आ गई थी, और अगर उस पर नज़र न पड़ती तो अक्षय को शायद बहुत दिनों तक पता न चलता कि वह दिल्ली में ही है। अक्षय उस ओर बढ़ा, फिर रुक गया। राधिका को उसका नाम पता सभी मालूम था। वह चाहती तो सूचित कर सकती थी। बहुत संभव है कि उसने यह ज़रूरत ही महसूस न की हो कि अक्षय को खबर दे। अक्षय एक खाली पड़ी मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया। जहाँ वह बैठा था वहाँ से राधिका की थोड़ी सी पीठ, वह बाईं ओर की मुखाकृति दिख रही थी। वह कत्थई रंग की साड़ी पहनी थी, और जिस बाँह पर पल्ला पड़ा था वह काफ़ी उज्ज्वल सी लगती थी। अक्षय ने एक ब्लैक एस्प्रेसो का ऑर्डर दिया और मेज पर उंगलियों को धीरे धीरे ताल देने लगा। दृष्टि बार बार राधिका की मेज की ओर चली जाती। शायद वह किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। यह विचार मन में कौंधा और अक्षय थोड़ा जमकर बैठ गया, कुछ ऐसी मुद्रा में कि हम भी तो देखें कि वह कौन है। इन दिनों में अक्षय को कई बार राधिका का ध्यान आया था। अक्षय अब कौमार्य की उस अवस्था में पहुंच गया था जबकि प्राय जाति बिरादरी से रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अक्षय को इस स्थिति से शिकायत न थी, बल्कि चैन ही था, क्योंकि उसकी सामान्य पारिवारिक स्थिति के अनुसार बड़ी साधारण सी ही लड़कियां उसके लिए सुझाई जाती। इसमें अंजलि, उसकी बड़ी बहन, का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अक्षय को कोई सुपात्री मिले, इससे अधिक ध्यान उसका समाज सुधार की ओर था कि किसी बेचारी निरुपाय कन्या का उद्धार हो जाए। पर अक्षय तब तक विवाह नहीं करना चाहता था जब तक कि विदेशी फर्म में उसकी स्थिति दृढ़ न हो जाए। और अब जब यह अवस्था आई तब वह काफ़ी पिछड़े हुए नंबर में हो गया था। विद्या का फ़ोन पाकर उसे एक पल को लगा कहीं वह दूर से मैच मेकिंग तो नहीं कर रही, पर दूसरे ही पल उसे अपने ऊपर हंसी आई। जो लड़की माता पिता की इच्छा के विरुद्ध एक विदेशी पत्रकार के साथ चली जा सकती है, क्या वह अक्षय जैसे साधारण पुरुष को पसंद कर लेगी? और विद्या तो अक्षय के विचारों को अच्छी तरह जानती है। वह और अंजलि एक तलाक पाई हुई लड़की से अक्षय का विवाह करवाना चाहती थी, पर अक्षय ने स्पष्ट कह दिया था कि ठीक है, लड़की परिस्थितियों का शिकार हो गई, उसे सहानुभूति है,
पर वह दूसरे का उच्छिष्ट नहीं स्वीकारेगा। राधिका भी तो। पर जब वह एयरपोर्ट पर गया तो कुछ घंटों में जितना कुछ राधिका के संपर्क में आ पाया उसे वह अच्छी लगी। परिपाटी के अनुसार सुंदर न होते हुए भी उसमें आकर्षण था, मेधावी होने के तेज, सहज व्यवहार और बेहद आत्मविश्वास का। कब लौटी राधिका? अक्षय उठकर खड़ा हो गया। आज सुबह। राधिका की मुस्कान होठों के कोनों तक कांप कर रह गई। आप कॉफ़ी या कुछ और लेंगी? राधिका ने कहा। अच्छा, साथ देने के लिए कुछ ले लूँगी। और अक्षय की कुर्सी सरकाने पर बैठ गई। काफ़ी दोबारा आई। अभी लौटे हुए मुझे 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और मैं अभी से सोचने लगी हूँ कि बेकार ही आई। उसने कॉफ़ी के प्याले में चम्मच हिलाते हुए कहा। मैं तो कभी विदेश गया ही नहीं हूँ, पर सुना है कि अधिकतर लोगों को लौटकर ऐसा ही लगता है, अक्षय ने कहा। तब राधिका मुस्कुरा दी। आप कहाँ ठहरी हैं? रेलवे रिटायरिंग रूम। क्या? अचकचाकर अक्षय पूछ बैठा। हाँ, राधिका ने कहा। सोचा था कि आज दिन भर कोई जगह ढूंढ लूँगी, पर कुछ ऐसी थकान बढ़ी कि सोती ही रही। अब कल। पर जिस प्रकार वह बातचीत बीच में छोड़कर चुप हो गई, अक्षय को ठीक अंदाजा हो गया कि बात क्या है। देखिए, मैं आपके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर आप रिटायरिंग रूम में रहें, यह नहीं हो सकता। मेरा फ्लैट आपने देखा ही है। जब तक आपको घर वगैरह न मिल जाए, आप वहीं रहिए। और आप? राधिका अक्षय के स्वर की दृढ़ता से प्रभावित हुए बिना न रह सकी। मैं तब तक ऊपर बरसाती कमरा इस्तेमाल कर लूँगा। सोनाम से कह दूंगा, वह अपनी बहन देकी को बुला लाएगा। वह आपके पास रह जाएगी। राधिका ने तुरंत उत्तर दिया था। घर से वह बिना किसी प्रयोजन के चल पड़ी थी, इस विश्वास पर कि संचित पूंजी पर कुछ महीने तो रह ही लेगी। आकर YW में फ़ोन किया था, जहाँ पर कि कोई कमरा खाली नहीं था। फिर वह सारे अखबारों के रविवार संस्करण खरीद लाई और उनमें किराए पर खाली मकानों के टेलीफोन नंबर नोट करती रही। कई जगह फ़ोन भी किए, पर सफलता नहीं हुई। शाम को उस विषाद से बचने के लिए वह कनॉट प्लेस की ओर आ गई। फिर भी काफ़ी पीते हुए उसे लगता रहा कि उसने लौटकर गलती की है। ठीक है, MA कर चुकने के बाद PhD करने लगती और फिर शायद वहीं कहीं नौकरी मिल जाती। भारत और परिवार का जो लगाव उसे खींच लाया था, वह 1 सप्ताह के अंदर ही मुख में एक कड़वा कड़वा सा स्वाद छोड़ गया था। अक्षय के इस समय मिल जाने से उसे किंचित प्रसन्नता हुई, पर वह अपने बारे में बात नहीं करना चाहती थी। न अक्षय के बारे में जानने का उसे कुछ जिज्ञासा थी। इस कारण उसने सोनाम और देकी के बारे में ही पूछना ठीक समझा। मेरे बॉस यूरोप के हैं, अक्षय ने कहा। उनकी पत्नी को भारत में आए तिब्बतियों में बड़ी रुचि थी। एक स्कूल भी चलाती थी, जिससे उन्हें कुछ ट्रेनिंग देकर नौकरी देने के योग्य बनाया जा सके। सोनाम उनके पास रसोइया था। अब वह 1 वर्ष के लिए वापस गई हैं, तो सोनाम को मैंने रख लिया। देकी उसकी छोटी बहन है, दार्जिलिंग में पढ़ती थी, हाई स्कूल करके छोड़ दिया है। अब तिब्बती औरतों का एक शिल्प केंद्र चलाती है। वैसे वह डॉक्टर बनना चाहती है। आपकी फर्म? भारत लघु उद्योगों को स्थापित करने में प्रयत्नशील है। सामान हमें विदेश से बहुत कम दामों में मिलता है। मैं प्लानिंग ऑफिसर हूँ। वेटर पास आकर खड़ा हो गया। राधिका से यह पूछकर कि वह कुछ और लेना चाहोगी या नहीं, और उत्तर में नहीं पा अक्षर ने बिल चुकाया और दोनों साथ साथ बाहर निकल आए। कुछ देर रेस्तरां के सामने खड़े रहे, राधिका कुछ दुविधा में और अक्षय उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा में। यद्यपि अंधेरा छाने लगा था, ठंड अधिक न थी, चारों ओर खूब चहल पहल थी और अक्षय देख रहा था कि राधिका की आंखों में एक खोयापन सा आने लगा है। विद्या अच्छी तरह है? उसने पूछा। हाँ। सुनिए, आपको किसी खाली फ्लैट का पता मालूम है? राधिका विद्या की बात नहीं करना चाहती, यह अक्षय ने नोट किया और तब समझा कि वह क्यों लौट आई है। शायद घर में फिर कुछ गड़बड़ हुई हो। विद्या के विचारों को अक्षय जानता है, और चाहे भारत कितना ही उन्नत क्यों न हो गया हो, सामाजिक परिवेश उतना भी नहीं बदला। बदलने में अभी अर्धशती तो बीतेगी ही। राधिका के पीठ पीछे खुसफुस तो होती ही रहेगी। वह राधिका को समझने की कोशिश करता है। रंग रूप, पहनावे, उढ़ावे में पूर्णतः भारतीय होते हुए भी वह परंपराबद्ध नहीं है। उसका शील, नम्रता, व्यक्तित्व जनित है। भारतीय नारी को ऐसा होना चाहिए, इस कारण नहीं। उसमें कहीं कृत्रिमता नहीं है। इन्हीं सब कारणों से वह अक्षय को आकर्षित करती है।
अक्षय के लिए परस्पर आकर्षण की परिणति विवाह है। राधिका के लिए क्या है वह यह नहीं जानता। राधिका उससे अधिक सोफिस्टिकेटेड है। इसका बहुत ही कटु बोध भी अक्षय को है। राधिका ने प्रश्न दोहराया। मेरे मित्र शंकर पास ही रहते हैं। उन्होंने 2 कमरों का एक फ्लैट अमेरिकन फुल ब्राइटर को दे रखा है। वह अब जाने वाली है। मैं बात करूँगा। पहले आपका सामान तो ले आया जाए। राधिका ने तब प्रश्नों की बौछार कर दी। कहाँ है फ्लैट? कितना बड़ा है? कब तक खाली होगा? किराया कितना लेंगे? बाजार वगैरह की सुविधा है या नहीं? अक्षय ने सब धैर्यपूर्वक बताया। मैं कल ही आपको दिखा दूंगा। किराया जो भी उचित होगा वही दिया जाएगा। मेरे ही फ्लैट के पास है। बाजार हाट सोनाम से करवा लिया जाएगा। राधिका ने कृतज्ञ दृष्टि से अक्षय को देखा। आपने मेरी एक बड़ी चिंता हल कर दी। उस रात अक्षय के घर सोते हुए भी वह उसके बारे में सोच रही थी। उसने अपने परिवार के दोनों पुरुषों, पापा और बड़दा को घोर व्यक्तिवादी, कुछ हदों तक स्वार्थी, महत्वाकांक्षी पाया था। स्त्रियों का आदर करते थे, उन्हें स्वतंत्रता भी देते थे, पर वहीं तक जहाँ तक उनके द्वारा निर्मित सीमा रेखा न लांघी जाए। दूसरे प्रकार के पुरुष वे थे जो कि स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते थे और मेधावी स्त्रियों से दूर रहते थे। तीसरा था अक्षय, जिसकी उदारता और शालीनता ने राधिका के मन पर प्रभाव छोड़ा था। अक्षय कभी शुद्रता पर नहीं उतरेगा, राधिका यह जानती थी। उसे घर लाकर अक्षय ने पाया कि सोनाम रात के लिए चला गया है। अलमारी से धुली चादर निकालकर उसने राधिका को थमा दी और स्वयं अपना बिस्तर उठाकर ऊपर चला गया। राधिका ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और सोने से पहले एक पत्रिका पढ़ने लगी। ऊपर के कमरे से नीचे शयन कक्ष में प्रकाश दिखता था। अक्षय देख रहा था कि राधिका जाग रही है। राधिका अब क्या करेगी, यह विचार उसके मन में कई बार उठा और 1-2 बार झुंझला भी आया था कि वह राधिका को लेकर इतना घिरता क्यों जा रहा है। विद्या ने कहा था इसलिए जाकर एयरपोर्ट पर मिल गए। उसके बाद से तो जिम्मेदारी समाप्त हो गई ना। अब राधिका जो चाहे सो करे। वह केवल उससे उतना ही संबंध रखेगा जितना कि भद्रता के नाते आवश्यक है। अगले दिन वह राधिका को लेकर शंकर के पास गया। फ़ोन उसने पहले ही कर दिया था। शंकर ने नानो भी की। फुल ब्राइट वाली लड़की के बाद वह कमरे अपने पास ही रखना चाहता था, पर राधिका के पास जगह नहीं है। इस कारण अक्षय स्वयं निर्वासित हो गया है। यह जान शंकर ने कहा, अच्छा शाम को ले आना। अक्षय ने राधिका का परिचय कराते हुए कहा, इनका नाम राधिका है। अभी 1 हफ्ता हुए विदेश से लौटी हैं, फाइन आर्ट्स में डिग्री लेकर। शंकर की दोनों लड़कियां काफ़ी प्रभावित लगी और शंकर की पत्नी ने, जिन्हें अक्षय निसंकोच प्रेमा कहकर बुलाता रहा है, राधिका की काफ़ी आवभगत की। पर राधिका ऊपर का हिस्सा देखने के लिए व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थी और इसलिए चाय के दौरान वह कम बोली और दूसरों को देखती रही। अनिला 20-21 की होगी, बीए कर पढ़ाई छोड़ दिया था। कभी कभी मधुर दृष्टि से अक्षय की ओर ताक लेती, पर अक्षय इससे नितांत अनभिज्ञ है। यह बात जान राधिका थोड़ा सा मुस्कुराई। नीना अपेक्षाकृत अल्लड़ थी। चॉकलेटी रंग की चूड़ीदार और सफ़ेद चॉकलेटी प्रिंट का कुर्ता और आयु के अनुपात से दोनों ही लड़कियों के मुख पर अधिक मेकअप था। प्रेमा भी अपनी ओर से काफ़ी सज्जित थी। तरबूजी नायलॉन की साड़ी, ठंड में भी बिना बाहों का ब्लाउज़। उन तीनों के सामने राधिका कितनी सादी पर असाधारण दिख रही थी, यह अक्षय ने भी नोटिस किया। आपको भारत लौटकर कैसा लग रहा है? शंकर ने पूछा। ठीक ही लग रहा है, राधिका ने धीरे से कहा। मुझे तो आपका देश यानी अमेरिका पसंद नहीं आया। मैं सन 56 में वहाँ गया था, कहकर शंकर ने राधिका की प्रतिक्रिया देखी। मेरा देश तो यही है, हल्के से राधिका बोली। फिर भी आप वहाँ रही हैं, पढ़ी हैं, शंकर ने मंद हास्य से कहा। और शायद बहुत कुछ पाश्चात्य विचारों की हो गई हैं। नहीं तो माता पिता से अलग होकर रहने की बात कितनी लड़कियां सोचती हैं, राधिका ने कहा। तभी तो हमारे यहाँ कितनी ही लड़कियों का चरित्र पूर्णतः विकसित हो पाता है। माता पिता अपने ही विचारों को उन पर थोपते रहते हैं। रहा मेरा सवाल, मैं स्वेच्छापूर्ण जीवन की इतनी आदी हो गई हूँ कि विघ्न सह नहीं पाती। तो शादी के बाद क्या करेंगी? प्रेमा ने पूछा। अभी तो इरादा है ही नहीं, राधिका ने दृढ़ता से कहा। यानी आप भी हमारे अक्षय की तरह अकेला जीवन पसंद करती हैं? शंकर हंसा। हम तो अक्षय जी को घर दामाद बनाने को तैयार हैं। राधिका समझ गई कि शंकर अपने ही तरीके से उसे यह बताने की चेष्टा कर रहा है कि उसका क्लेम पहला है। अब आप इन्हें ऊपर का पोर्शन दिखाएंगे भी या बातें ही करते रहेंगे?
अक्षय ने बात आगे न बढ़े इस भय से तुरंत कहा। शंकर प्राय ऐसी बातें करता था, पर अक्षय को खुशी थी कि अनिला के लिए उसने कभी साफ साफ नहीं कहा, नहीं तो अस्वीकृति देते हुए शंकर से मैत्री ही समाप्त हो जाती। ऊपर के हिस्से में मार्शा व्हीलर का सामान बिखरा था। पैक करके मकान छोड़ने से पहले जो बेतरतीबी हो जाती है, उसके मध्य भी उन कमरों को सुरुचिपूर्ण रूप से सजाया जा सकता है। यह संभावना राधिका ने देख ली। अंदर 2 कमरे थे, एक बड़ा और चौकोर, जिसमें 2 खिड़कियां अंदर आंगन की ओर खुलती थी। दूसरा अपेक्षाकृत छोटा और लंबा, जिसकी खिड़की से दूर खेतों की हरियाली नजर आती थी। संलग्न स्नानघर, कमरों के सामने लंबा झंझरीदार बरामदा और खूब खुली हुई छत। राधिका कुछ देर तक छत की मुंडेर पकड़े खड़ी रही। उस कतार में सभी मकान ऐसे ही थे, 2-2 मंजिल वाले, छतों से छतें सटी हुई। सामने थोड़ी सी खुली भूमि, उसके बाद सड़क, उस पार फिर ऐसे ही मकानों का कार्यकलाप साफ दिखता था। जैसे अपनी बालकनी में बैठे एक सरदार जी एक बच्चे को रजाई से ढांपते, सीढ़ियाँ उतरती एक स्त्री, फिर कुछ दूर दाहिनी ओर बिना ओढ़नी पहने एक युवती का छत पर घूमते हुए दांतों में ब्रश करना, और पास ही की छत पर फूलों में पानी डालने का बहाना करते हुए एक युवक। राधिका को हंसी आ गई। तो अभी भी छतों पर रोमांस होने के दिन नहीं गए हैं। उसने पीछे मुड़कर पिछवाड़े की ओर देखा। एक काफ़ी गंदी सी गली, जिसमें कई मोटी ताजी गायें पसरी बैठी थीं और आंखें मूंदे जुगाली कर रही थीं। उनके पीछे छोटे छोटे घरों की कतार थी, दीवारें ईंटों की सफ़ेद पुती हुई, पर काफ़ी नीची छतें छप्पर की। एक दूध वाला, कपड़ों पर इस्त्री करते हुए धोबी, और उस ओर से उठता एक अनवरत शोर। शंकर ने थोड़ा क्षमा भाव से कहा, इन सभी लोगों को बार बार नोटिस मिल चुका है। हम लोग सभी इनकी झोपड़ियां गिराए जाने के पक्ष में हैं, पर अभी तक कोई डेफिनेट एक्शन नहीं लिया गया। राधिका ने अक्षय से कहा, मैं एक बार फिर शाम को यहाँ आकर देखना चाहूँगी, अगर इन्हें आपत्ति न हो। आपत्ति क्यों होगी? शंकर ने कहा, पर यह स्पष्ट था कि उसे राधिका के आचरण पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। रात को भी क्या यहाँ इतना ही शोर रहता है? राधिका ने कहा। शोर? प्रेमा ने पूछा। इसे तो हम रौनक कहते हैं। हमें नहीं पसंद है ऐसी जगह जहाँ की गीदड़ रोते हों। मैं फिर आऊँगी, कहकर राधिका झटपट नीचे उतर गई। दोपहर का भोजन अक्षय के पास सोनाम तैयार कर रहा था। घर तो मुझे पसंद आया, राधिका ने कहा, पर आसपास बड़ी घनी आबादी है। मैं बचपन से ही सन्नाटे में रही हूँ। आप सोच ले जो भी सुविधा हो, पर दिल्ली में घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्षय ने कहा। तब तक सोनाम एक ट्रे में 2 गिलास शरबत रख गया। फिर भी कहीं ऐसी जगह कि बिल्कुल सन्नाटा हो, कि एक पत्ता भी न खड़के, कि पूरा दिन बीत जाए और दूसरी सूरत न दिखे। राधिका गंभीर थी, पर अक्षय ने जब कहा, आखिर ऐसा भी बनवास लेने की आपको क्या ज़रूरत आ गई, तो उसके साथ वह भी हंस पड़ी। लंच के बाद वे उठकर सोफे पर जा बैठे, और सोनाम जब कॉफ़ी लेकर आया तो राधिका ने कहा, सोनाम, कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाते हो। वह मुस्कुराया, नमित हुआ और चला गया। उसके बाद दोनों ही एक बहुत शांतिपूर्ण सुखद मौन से घिरे बैठे रहे। अक्षय ने उठकर रेडियो हल्का सा खोल दिया और पाश्चात्य संगीत की हल्की हल्की लहरें कमरे में फैल गई। राधिका इस समय सोफे की पीठ से टिकी हुई बैठी थी। रूखे ढीले बाल चेहरे को घेरे थे। अक्षय ने लक्ष्य किया कि राधिका के बालों का रंग गहरा भूरा है। ऐसा केश विन्यास उस पर फबता है। अक्षय ने यह भी जाना कि राधिका जो कुछ पहनती है उसी में अच्छी लगती है। शायद वह कपड़े चुनती ही इस दृष्टि से हो। राधिका जब गंभीर रहती है तो पिता के चेहरे की झलक उसके मुख पर स्पष्ट दिखती है। आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी क्यों लौट आई? राधिका के इस प्रश्न पर अक्षय ने कहा, नहीं। अब आश्चर्यान्वित होने की बारी राधिका की थी। क्यों? क्योंकि मैं विद्या को बहुत सालों से जानता हूँ, अक्षय ने सहज भाव से कहा। राधिका ने बहुत बार पढ़ा और सुना था कि नितांत अपरिचित से दुख गाथा कहकर भार हल्का हो जाता है। अक्षय उसके लिए अपरिचित ही तो था। पापा ने जब अपने जीवन की राह चुन ली तो वह क्यों नहीं स्वतंत्र निर्मम हो अपने लिए राह खोज लेती। राधिका की आंखें फिर अक्षय पर टिक गई। इस अल्प परिचय में जितना अक्षय को जाना था उससे यह स्पष्ट था कि वह कभी भी उसके लिए अधीर उन्मत्त कर देने वाला प्रेमी न बन सकेगा। अक्षय के स्पर्श से कभी भी उसकी धमनियों में रक्त के प्रवाह की गति तीव्र नहीं होती, इसका भी बोध उसे था। हाँ, दोनों मित्र बन सकते थे। राधिका को एक समझदार मित्र की आवश्यकता भी थी।
राधिका को अपने विचारों की गति पर हंसी भी आई और थोड़ी खींच भी। उसे क्या हो गया है? क्या वह भी रज्जू भैया का बना रास्ता खोज रही है? विवाह, गृहस्थी, बच्चे, क्या इस भटकन की यही परिणति होगी? मैं सोचती हूँ कि मकान ले ही लूँ। अपने विचारों पर प्रतिरोध लगाते हुए राधिका बोल पड़ी। घर द्वार जुटाने में राधिका को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। मार्शा ने अपना इस्तेमाल किया हुआ काफ़ी सामान राधिका को कम कीमत में दे दिया। कुछ प्रेमा ने और बची कुची चीज़ें अक्षय ने जुटा दी। दोपहर का भोजन अक्षय बाहर ही करता था, इसलिए सोनाम को दिन भर छुट्टी रहती थी। वह राधिका का ज़रूरत पड़ने पर काम कर दिया करे, ऐसा समझौता तीनों के बीच हो गया था। 2 दिन जुटकर सोनाम और राधिका ने सफाई कर डाली। फिर कई बार सामान रखा गया और हटाया गया। कमरा चौकोर होने के कारण किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं लगता था। अक्षय जब शाम को उससे मिलने आया तब भी राधिका रूखे बालों का जोड़ा पीछे बांध, साड़ी का पल्ला कमर में खोसे, स्टूल पर खड़ी दीवार पर एक चित्र टांग रही थी। आइए, उसने कहा। अक्षय ने चारों ओर नज़र डालकर कहा, बड़ी जल्दी सब ठीक ठाक कर दिया तुमने। करना ही क्या था ऐसा, राधिका ने स्टूल पर से उतरते हुए कहा। फिर कुछ पीछे जाकर देखने लगी कि चित्र सीधा टंगा या नहीं। सूरजमुखी के उन चमकदार द्रव जैसे पीले रंग के फूलों की तस्वीर से कमरे में शोभा सी आ गई। दूसरी दीवार पर तांबे के पंख और काष्ठ शरीर वाले एक उड़ते हुए पक्षी को टांग दिया गया था। नीची सी पारदर्शी कांच की मेज पर 2 छोटी छोटी आकृतियां रखी थीं। झुककर उन्हें उठाते हुए अक्षय ने पूछा, यह तुम्हारी बनाई है? नहीं, यह मैंने रोड आइलैंड में एक आर्टिस्ट से खरीदी थी। वह इन्हें हुगाची कहता था, यानी लिटिल नथिंग्स। अक्षय के हाथ से एक हुगाची को लेते हुए राधिका ने उसे हथेली पर रखकर कहा, यह प्यूटर में गढ़ी गई है। इसका फार्म देखिए, अमूर्त कला का कितना सुंदर उदाहरण है। फिर वह स्वयं ही झेप गई और हुगाची उसने मेज पर वापस रख दी। सोनामला साहब को चाय लाओ, राधिका ने थोड़े से ऊंचे स्वर में कहा। उस क्षण अक्षय में बड़ा अजीब सा भाव उठा। उसे लगा कि यह आज ही ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इसी क्षण के लिए वह कब से प्रतीक्षित है। वह ऑफिस से लौटा है और राधिका उसे गृह सज्जा में व्यस्त मिली है और यह सोनाम ट्रे में चाय सजाए चला आ रहा है। अक्षय ने एक त्वरित दृष्टि राधिका के ऊपर डाली, जो अब भी खिड़की की ओर पीठ किए खड़े मुग्ध भाव से सूरजमुखी के फूलों के चित्र को देख रही थी। अब मुझे घर घर सा लगा, उसने चेहरा अक्षय की ओर थोड़ा सा घुमाकर कहा। शाम का हल्का स्निग्ध उजाला कमरे में भरा हुआ था। उसमें राधिका के चेहरे की रेखाएं जैसे घुलकर मृदु हो आई थी और उसके लंबे कृश तन पर दक्षिणी साड़ी पुरानी होते हुए भी खूब सज रही थी। अक्षय ने इसी बीच एक दुर्बल क्षण में निश्चय कर लिया कि वह अपने से लड़ेगा नहीं। जीवन में जब भी कोई युवती आई है, अक्षय ने अपनी भावनाओं को कड़े नियंत्रण में रखा है और अब 30-31 की वर्ष की आयु में उसे यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उसने कभी किसी युवती से प्रेम नहीं किया। आकर्षण जरूर अनुभव किया, पर हर बार उसे पल्लवित होने से पहले अपने ही आप कुचल डाला है। शायद इसलिए लोगों को उससे शिकायत हो सकती है, इसलिए अनिला भी उससे गिला कर सकती है। वह जानता है कि यदि वह कभी एकांत पाकर अनिला को बाहों में लेना चाहे तो वह बड़ी सहजता से खींच आएगी और दूसरे ही क्षण कहेगी, आप डैडी से बात क्यों नहीं करते। वह बंधना चाहता है, एक बार अनुभव में आकंठ डूबना चाहता है, पर उसकी लज्जालु प्रवृत्ति बीच में बाधा बन जाती है। ठीक है, उसने सोचा, राधिका मुझे आकर्षित करती है उन्हीं सब बातों के कारण जिन्हें मैं अपनी पत्नी में नहीं देखना चाहता। पत्नी मेरे घर में रहेगी, मेरी और बच्चों की देखभाल करेगी और मेरे प्रकाश से अलौकित होगी। राधिका स्वेच्छाचारिणी है, राधिका में तेज है और राधिका एक अर्थ में दूसरे की विवाहिता है, फिर भी अच्छी लगती है। इस बार वह अपने को दमित नहीं करेगा। अगर एक उमड़ती हुई लहर उसे बहा ले जाएगी तो उससे उबरने के लिए हाथ पैर नहीं मारेगा। सोनाम चाय ले आया। फ्लैट में रसोई के लिए अलग जगह नहीं थी, इसलिए छोटे कमरे को भंडार गृह व रसोई बनाना पड़ा। सामने के कमरे में एक तख्त पड़ा था और 2 कुर्सियाँ। रात को तख्त पर बिस्तर लग जाएगा, तकलीफ़ नहीं होगी? अक्षय ने पूछा। तकलीफ़ क्या होगी? राधिका तख्त के कोने पर बैठी थी। फिर हमेशा के लिए यह प्रबंध थोड़ी ही है। और चाय का कप अक्षय की ओर बढ़ा दिया। चाय के साथ मीठे नमकीन बिस्किट थे। बहुत हल्की सी चाय है, आप सारे दिन के बाद भूखे होंगे, राधिका ने कहा। तुम कल से चाय उधर ही पिया करो,
सोनाम से कह दूंगा मुझे भी घर लौटने में कुछ। अक्षय रुक गया और जो कुछ कह गया था उसकी झेप को ढकने के लिए उसने पूछा, अनीला और नीना तो आती होंगी? कहाँ, जब से आई हूँ एक बार भी नहीं बुलवा सकी, अभी बुलवाती हूँ। अच्छा, आश्चर्य भरे स्वर में अक्षय ने कहा। वह कमरे से निकल आया और छत पर मुंडेर के पास खड़े होकर उसने नीना को पुकारा। अंदर आंगन में प्रेमा निकली। अक्षय को ऊपर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर जो विस्मय आया उसे झटपट ढांक न पाते हुए वे बोल उठी, अच्छा तो अब चोरी चोरी ऊपर जाने लगे? चोरी की बात होती तो मैं आपको पुकारता ही क्यों? जरा नीना व अनीला को ऊपर भेजिए। अक्षय प्रेमा के फुहड़पन पर कुछ नाराज हो गया था। यह वार्तालाप कमरे में बैठी राधिका ने भी सुना और वह एकदम ठंडी पड़ गई, जैसे उसे किसी ने निर्ममता से याद दिला दिया कि उसके पास अक्षय का बार बार आना लोगों की आंखों में चुभेगा जरूर। यह वह देश नहीं है जहां दो अविवाहिता व्यक्तियों की मैत्री बहुत सहजता से एक नॉर्मल चीज़ की तरह स्वीकारी जाती है। इसी बीच अनीला और नीना उच्च स्वर में बात करती और हंसती हुई आ गई। आओ, कहती हुई राधिका उठकर खड़ी हो गई और सोनाम से कहने की बजाय स्वयं ही प्याले लेने अंदर चली गई। जब वह पानी और चढ़ाने को कहकर और प्याले ले बाहर आई तो नीना ने कहा, कितना सुंदर सजा लिया है आपने। उस मार्शा मिलर ने तो कूड़े खाने की तरह रख छोड़ा था। फिर उसने दीवार पर टंगे प्रिंट को देखकर पूछा, यह किसने बनाई है? अनीला बोली, नाम तो लिखा हुआ है, पढ़ लो ना। और अक्षय की ओर देखकर मुस्कुरा दी। अनीला यदि प्रसादन कुछ कम करे तो और भी अच्छी लगे, राधिका सोच उठी। अनीला ने इस समय बालों का खूब बड़ा सा जूड़ा बना रखा था। कड़ी हुई साड़ी, लिपस्टिक, पाउडर, आई पेंसिल से सवारी आँखें, तीव्र सुगंध वाला सेंट, सभी कुछ। क्या मैं अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिक कसी और संकुचित होती जा रही हूँ? राधिका के मन में विचार उठा। अनीला और मेरी पीढ़ी तो एक ही है, फिर भी मुझे यह सब क्यों खटकता है? जब अपने से छोटों के आचार विचार के प्रति आलोचक दृष्टि हो उठे तो यह समझना चाहिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे विचारों में लचक नहीं रही। अनीला, सारे दिन क्या करती हो? राधिका पूछ बैठी। बस ऐसे ही, सुबह तो वेस्टर्न कुकिंग की क्लास में चली जाती हूँ, शाम को सैर कर ली, कभी कुछ पढ़ पुढ़ लिया। अनीला तो शादी के इंतज़ार में बैठी है, नीना ने कहा और फिर पूछा, अच्छा सिस्टर, आपने वहाँ कोनी फ्रांसिस और क्लिफ रिचर्ड को तो देखा ही होगा। राधिका की प्रश्न भरी दृष्टि के उत्तर में नीना ने कहा, गायक है, टेलीविज़न पर आते होंगे। टेलीविज़न तो हमारे फ्लैट में नहीं था, कभी कोई प्रोग्राम देखना हुआ तो स्टूडेंट कॉमन रूम में जाकर देख लिया। वहाँ यूनिवर्सिटी में टेलीविज़न थे? नीना ने कुछ हसरते पूछा। हाँ, 3-4, 2 रंगीन भी थे। एक थिएटर भी था जहाँ हर बुधवार को पुरानी फिल्में दिखाते थे, मुफ्त। हाँ और क्या, लो चाय पियो। राधिका नीना को देखकर मुस्कुराई। मगर वहाँ का विद्यार्थी जीवन भी आसान नहीं नीना जी, जहाँ कम ही मम्मी डैडी कॉलेज की पढ़ाई का खर्च देते हैं। मैंने ही पूरे 2.5 साल सुबह नौकरी की और शाम को पढ़ा, खाली समय लाइब्रेरी में बिताया। वहाँ मुफ्त फिल्म या टेलीविज़न देखने का समय तो मुझे नहीं था। फिर भी, नीना ने कहा, मज़े की ज़िंदगी हो तो मेहनत करने से मैं नहीं घबराती। अरे चलो ना, अनीला ने कहा, बीए पास में भी तो रो रो कर पढ़ रही है, इससे तो बस बातें बनवा लो, पिक्चरें दिखवा लो। कॉलेज से भाग भाग कर 3 बजे के शो में जाती है, क्या मजाल कोई पिक्चर मिस कर दे। नीना से कोई उत्तर न बन पड़ा। मेरी सारी सहेलियां यही करती हैं। अच्छा लो चाय पियो। राधिका ने सबके प्याले में और चाय छाननी प्रारंभ कर दी। सोनाम ने कहा, साहब के यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, आपको बुलाया है। अक्षय के कौन से ऐसे मेहमान होंगे जो राधिका से मिलना चाहेंगे? यही सोचते हुए राधिका तैयार हुई। एक बार मन में विचार कौंधा कि कहीं विद्या न हो, ठिठक गई। पर दूसरे ही क्षण सोचा कि अगर विद्या होती तो अक्षय कुछ पूर्व सूचना जरूर देता, और विद्या भी किसी के घर आकर ठहरने वाली नहीं है। कमरे में घुसते ही उसने रमा को पहचान लिया। मौसी जी नमस्ते, उसने विनोदपूर्ण लहजे में कहा। रमा झुककर बच्चों को जूता पहना रही थी। ऊपर देखा, राधिका? फिर कुछ चुप रहकर, अरे तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो। राधिका को बैठक का रूप रंग ही बदला लग रहा था। फर्श पर बच्चों के खिलौने बिखरे थे। एक बच्चा कुर्सी पर बैठा था और एक सांवली सी लड़की रमा का आंचल पकड़ उस पर लदी हुई थी। राधिका पास आकर बैठ गई। ये हैं तुम्हारे नौनिहाल?
नौनिहाल रो दिए। तब राधिका ने बच्ची को पास बुलाने का प्रयत्न किया। बच्ची रमा की आड़ में दुबक गई। रमा जूता पहनाकर सीधी हुई। काफ़ी ढल गई थी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? राधिका ने पूछा। 3। सबसे बड़ा 5 का, बाहर खेल रहा है। फिर रमा ने पति को पुकारा। सुनते हो, ये आई है राधिका। पुकार पर सबसे पहले अक्षय कमरे में आया। चेहरे पर कुछ थकावट थी। राधिका को देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई। बड़ी जल्दी आ गई? खाली ही बैठी थी, राधिका ने कहा। अक्षय भैया, जरा आया को बुलाकर कह दो कि बच्चों को ले जाए, तब जरा चैन से बैठूं, रमा बोली। आया आकर बच्चों को ले गई। रमा आकर पास बैठ गई और जैसे पहली बार राधिका को ध्यान से देखा। वहाँ की आब हवा तुम्हें रास आई? चेहरा चमक गया है। यह तो यहाँ की हवा का असर है, अक्षय ने कहा। हाँ भैया, तुम्हारा पड़ोस ठहरा ना। राधिका होठों पर सूक्ष्म मुस्कान लिए सुनती रही। कुछ कहा नहीं। और बताओ, रमा ने पूछा। मेरे पास क्या है बताने को, तुम सुनाओ। राधिका को लग रहा था कि दोनों के मध्य जो समरुचियाँ, समवयस्क होने की एक निकटता पहले थी, वह अब खो गई है। दोनों एक दूसरे से बेहद दूर चली गई हैं। इसलिए इस परिस्थिति की थोड़ी सी त्रास भरी सी हो जाने की संभावना थी। क्यों? न जाने कहाँ कहाँ का सैर सपाटा, जाने किस किस घाट का पानी पीकर तुम आई हो और कुछ भी नहीं है बताने को। रमा कितनी क्रूर हो गई है। अक्षय को यह फौरन खटका। प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी दृष्टि राधिका की ओर चली गई। कुछ भी कह लो, आखिर हो किसकी बहन? राधिका ने हंसकर कहा। अगर उसने बुरा भी माना होगा तो प्रकट नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारे घर में जाने के बाद हमारी जीजी की भी स्टैंडर्ड बड़े ऊंचे हो गए हैं। 3 साल से भेंट नहीं हुई है। इस छोटे पप्पू के होने पर एक बधाई का पत्र तक नहीं डाला। उन दिनों तो वह कुछ परेशानी में भी थी, तुम्हें तो मालूम ही होगा। नहीं, राधिका का संक्षिप्त उत्तर था। जीजा जी को बड़ा ज़बरदस्त नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। कहने को तो कहा गया कि वह ओवरवर्क के कारण था, पर जानने वालों को पता था कि वह तेरे कारण था। राधिका पीली पड़ गई। ब्रेकडाउन की बात मुझे मालूम नहीं थी, अक्षय ने कहा। अरे कितने महीने पलंग से उठ न सके, जीजी को छुट्टी लेनी पड़ी, तुम्हें पता ही नहीं। कई महीने शहर से बाहर रहे, बड़ा इलाज, कंप्लीट रेस्ट, नर्व टॉनिक चलते रहे। सच राधिका, तुमने सबको बड़ा सताया, और उन्होंने मुझे जो झटका दिया वह। राधिका का कंठ कांप रहा था। तभी ऊंचे स्वर में राधिका का अभिवादन करते हुए रमा के पति कमरे में आ गए। आकर पास बैठे, ऊपर से लेकर नीचे तक दृष्टि डालते हुए कहा, कहिए मैम साहब, क्या हाल है? राधिका को उत्तर देने में कुछ समय लगा। उसी बीच सोनाम चाय लेकर आ गया।